स्वतंत्रता प्राप्ति किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था। सुरेंद्र, दूसरा पॉइंट स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र कैसा था? जब देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में देश क्या हुआ? आजाद हुआ। उसमें औद्योगिक, भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिक क्षेत्र कैसा था? तो इसके अंदर पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे हस्तशिल्प का पतन। हस्तशिल्प का पतन का मतलब क्या है? हस्तशिल्प का मतलब क्या है? हस्त, हाथों से, शिल्प मतलब बनी हुई वस्तुएं। हस्तशिल्प का पतन, पतन मतलब खत्म हो जाना। विश्वविख्यात भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ। इसके कारण क्या था? भारतीय हस्तशिल्प के पतन होने के कारण क्या था? तो पहला पॉइंट था भाई, राज्य की विभेद मूलक तथा तटकर नीति। राज्य की विभेद मूलक तथा तटकर नीति, ये जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन करना शुरू किया वो टाइम, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का टाइम, दो के दोनों टाइमिंग क्या थी? सेम थी। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन करना शुरू किया वो टाइम, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का टाइम, दो के दोनों टाइमिंग क्या थी? सेम थी। इंग्लैंड को अपनी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। उन्हें कच्चा माल मिला भारत से कच्चा माल उठा करके लेकर जाते थे, उसे तैयार माल में बदलते थे और ला करके भारतीय बाजारों में ही भारतीय लोगों को क्या करते थे? बेचते थे, जिसके कारण विश्वविख्यात भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ। दूसरा पॉइंट, राज दरबारों का लोप होना। राज दरबारों का लोप होना। अंग्रेजों के शासनकाल से पहले भारत अनेक रजवाड़ों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। अनेक रजवाड़े, ये तकरीब 560 प्लस रजवाड़े थे। 560 प्लस रजवाड़े थे, इससे कहीं ज्यादा रजवाड़े थे। और ये रजवाड़े क्या करते थे? भारतीय हस्तशिल्प को क्या करते थे? खरीदते थे। रजवाड़े भारतीय हस्तशिल्प को खरीदते थे, और उस राजाओं की जो प्रजा, रजवाड़ों की जो प्रजा भी होती थी, वो भी भारतीय हस्तशिल्प को खरीदा करती थी। तो अंग्रेजों की एक पॉलिसी क्या? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। ये क्या करते थे? दो रजवाड़ों को आपस में क्या कर देते थे? लड़ा देते थे, और वो दोनों आपस में कट मर जाते थे। रजवाड़ों पर शासन किसका हो जाता था? अंग्रेजों का हो जाता था। अब ऐसे धीरे धीरे करते करते कर उन्होंने पूरे के पूरे भारत पर, अखंड भारत पर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। अब रजवाड़े बचे ही नहीं, तो भारतीय हस्तशिल्प को खरीदेगा कौन? तो जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प का क्या हुआ? पतन हुआ। तीसरा पॉइंट, मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। तीसरा पॉइंट, हस्तशिल्प के पतन होने के कारण का तीसरा पॉइंट, मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। भारतीय वस्तुएं हाथों से बनी हुई होती थी, महंगी होती थी, देखने में भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। वहीं अंग्रेजों की वस्तुएं, इंग्लैंड की जो वस्तुएं होती थी, वो क्या होती थी? सस्ती होती थी, देखने में भी क्या लगती थी? अच्छी लगती थी। तो लोगों ने भारतीय वस्तुओं को छोड़ करके अंग्रेजों की वस्तुओं को खरीदना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण विश्वविख्यात भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट भाई, मांग का नया स्वरूप। मांग का नया स्वरूप। मांग का नया स्वरूप, लोगों ने के मांगने का तरीका क्या हुआ? बदला। लोगों ने भारतीय वस्तुओं को छोड़ करके विदेशी वस्तुओं को, विदेशी शैली को, विदेशी सभ्यता को क्या किया? अपनाना शुरू किया, जिसके कारण विश्वविख्यात भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ। लास्ट पॉइंट, रेलवे का आगमन। रेलवे का आगमन, भारत में रेलवे, अंग्रेज भारत में रेलवे इसलिए लेकर के आए ताकि वो अपने बाजार के आकार को क्या कर सके? बढ़ा सके। बाजार के आकार को बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे की शुरुआत करी। जब रेलवे शुरू की, रेलवे शुरू करने के बाद वो भारत के कोने कोने तक अपनी अंग्रेजी वस्तुओं को लेकर के जाने लग गए। जब अंग्रेजों के बाजार का आकार क्या हुआ? विस्तार हुआ। बाजार के आकार का क्या हुआ? विस्तार हुआ, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ। उस समय जब अंग्रेज रेलवे लेकर के आया, तो उस समय हमारे रेलवे जो थी वो अभिशाप थी, क्योंकि इससे भारतीय बाजार क्या हो रहे थे? सिकुड़ रहे थे, और विदेशी व्यापार क्या हो रहा था? विशेष अंग्रेजों का बाजार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। लेकिन आज वर्तमान टाइम पर भारतीय रेलवे भारत में सबसे सस्ता और अच्छा साधन है।
फिलहाल हम पढ़े थे भारतीय हस्तशिल्प के पतन होने के कारण, जो कि रेलवे का आगमन से भारतीय हस्तशिल्प का क्या हुआ, पतन हुआ, क्योंकि रेलवे के आगमन से अंग्रेजों ने अपने बाजार के आकार को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। सुएज नहर, ये भी एक रीजन है जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प का क्या हुआ, पतन हुआ। सुएज नहर खुल जाने के बाद, विदेशी वस्तुओं को देश के अंदर लेकर के आना और यहां से कच्चा माल लेकर के जाना काफी ज्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। सुएज नहर नहीं थी तो इससे पहले उन्हें काफी ज्यादा दूरी क्या करना पड़ता था, तय करना पड़ता था अपने देश जाने के लिए। लेकिन सुएज नहर खुल जाने के बाद वस्तुओं का आना और जाना, आयात और निर्यात और भी ज्यादा आसान हो गया। तो ये है भारतीय हस्तशिल्प के पतन होने के कारण। जिसमें पहला पॉइंट राज की विभेद मूलक तथा तड़कर नीति, दूसरा राज दरबारों का लोप होना, तीसरा मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता, मांग का नया स्वरूप, रेलवे का आगमन और सुएज नहर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विदेशी व्यापार, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश का विदेशी व्यापार कैसा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार कैसा था। उसमें पहला पॉइंट है कि भाई कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक। उस समय भारत जो था वो कच्चा माल शुद्ध क्या करता था, बेचता था, और तैयार माल का शुद्ध आयातक। कच्चे माल को हम शुद्ध क्या करते थे, निर्यात। कच्चे माल को हम क्या करते थे, निर्यात। कच्चे माल में क्या आता था, सूत, कपास, मसाले, चाय, कॉफी, चीनी, ये सब कुछ हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। और तैयार माल, वहां से तैयार माल कपड़ा हो गया। अब इसके अलावा और चीजें क्या हो गई, हम क्या तैयार माल उनसे क्या करते थे, खरीदते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम कच्चा माल अंग्रेजों को क्या करते थे, बेचते थे, और तैयार माल क्या करते थे, खरीदते थे। दूसरा पॉइंट, विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण। भारत का जो विदेशी व्यापार था उस पर अंग्रेजों का एकाधिकार क्या था, कंट्रोल था। 51% से भी ज्यादा व्यापार हम केवल और केवल इंग्लैंड के साथ किया करते थे। 51% से भी ज्यादा व्यापार हम केवल और केवल इंग्लैंड के साथ करते थे। इसके अलावा जो बाकी जो परसेंटेज है बचे हुए, अन्य देशों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। यानी भारत के विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से नियंत्रण था। व्यापार में आधिक्य, परंतु अंग्रेजों के लाभ के लिए हम जब विदेशी व्यापार करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा सरप्लस होता था। सरप्लस मतलब प्रॉफिट होता था विदेशी व्यापार करने से। लेकिन उन अंग्रेजों ने उस फायदे को, उस प्रॉफिट को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास करने में बिल्कुल भी नहीं लगाया। उन्होंने अपने देश का विकास करने में क्या किया, लगाया। अपने देश का क्या विकास, अपने सैनिकों पर खर्च करते थे। अपने सैनिकों पर इसलिए खर्च करते थे ताकि दूसरे देश पर कब्जा कर सके, या फिर अपने देश का विकास करने पर क्या करते थे, खर्च करते थे, या फिर अपने भोग विलास में क्या करते थे, खर्च करते थे। तो व्यापार में आधिक्य, परंतु अंग्रेजों के लाभ के लिए, यानी व्यापार, विदेशी व्यापार होता था तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन अंग्रेज उस प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं लगाते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विदेशी व्यापार कैसा था, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक, तैयार माल का शुद्ध आयातक, विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण और व्यापार में आधिक्य, परंतु अंग्रेजों के लाभ के लिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जननांकिकीय रूपरेखा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जननांकिकीय रूपरेखा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जननांकिकीय रूपरेखा। उस समय जननांकिकीय रूपरेखा कैसे थी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, यानी अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, तो हमारी जनसंख्या कैसी थी। तो पहले विशेषता जनसंख्या की जन्म दर तथा मृत्यु दर। उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा थे। बहुत सारे बच्चा लोग पैदा होते थे, बहुत सारे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। रीजन क्या था कि अंग्रेजों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा था। स्वास्थ्य सुविधाओं का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा था। उनका काम सिर्फ इतना था कि वो जोंक की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था का खून क्या कर रहे थे, चूस रहे थे। शिशु मृत्यु दर, उस समय शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। 1000 बच्चे, अगर मान लो 1000 बच्चे पैदा हो तो 1000 में से 218 बच्चों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। शिशु क्या किसे कहते हैं, एक दिन से लेकर के 365 दिन के बीच का जो बच्चा होता है उसे शिशु बोला जाता है। उस समय शिशु मृत्यु दर 1000 में से 218 प्रति हजार थी। 218 प्रति हजार थी, यानी उस समय बहुत ही ज्यादा थी। आज वर्तमान में मुश्किल से आई थिंक 25 के आसपास में है शिशु मृत्यु दर। जीवन प्रत्याशा, उस समय की जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी। 32 वर्ष, यानी लोग औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहते थे, मात्र 32 वर्ष तक जीवित रहते थे, जो कि आज वर्तमान टाइम में यह बढ़ करके तकरीब 69 से 70 वर्ष हो गई है।
यानी उस समय जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, लेकिन आज वर्तमान टाइम पर यह 69 से 70% के आसपास में हो गई है। साक्षरता दर, उस समय की देश की साक्षरता दर 16% थी। देश के अंदर 1947 यानी आजादी के टाइम पर देश के अंदर 16% लोग पढ़े लिखे थे। 16% लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे, जिसमें से 9% पुरुष थे और 7% महिलाएं थी। जिसमें से 9% पुरुष और 7% क्या थे? महिलाएं थी। साक्षरता दर मात्र 16%, जिसमें से 9% पुरुष और 7% महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी। अकाल या महामारी, अकाल और महामारी, उसमें भारत के अंदर 1943 में एक अकाल पड़ा, ये बंगाल में पड़ा, और ये बहुत ही बड़ा पूरे भारत के इतिहास का बहुत ही बड़ा अकाल था, जिसमें तकरीब 30 लाख लोग मारे गए। 30 लाख लोग क्या हुए? मारे गए। अकाल का कारण बताया जाता है, अकाल का कारण क्या बताया जाता है कि अनाज की कमी थी। अनाज की कमी क्यों थी? क्योंकि ये टाइम था द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनाज की क्या हुई, देश के अंदर क्या हुई, बंगाल में क्या हुई? कमी हुई, और कमी के कारण 30 लाख लोग क्या हुए? मारे गए। लेकिन कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो बंगाल से अनाज क्या किया जा रहा था? निर्यात किया जा रहा था, यानी दूसरे देशों को क्या किया जा रहा था? भेजा जा रहा था। उसके बावजूद भी देश के अंदर क्या पड़ा? अकाल पड़ा। कि दिखाया जा रहा है कि भाई देश के अंदर 30 लाख अकाल पड़ा और 30 लाख लोग क्या किए? मारे गए। ये अकाल और महामारी। अगला पॉइंट आता है जननांगीय संक्रमण। जननांगीय संक्रमण सन 1921 को देश का महाविभाजन का वर्ष बोला जाता है। क्यों बोला जाता है 1921 को देश का महाविभाजन का वर्ष बोला जाता? क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे पहले भारत के अंदर जो सबसे पहली जनगणना हुई, पूरे भारत की जो जनगणना हुई वो 1881 में हुई। पहली जनगणना, प्रथम जनगणना 1881 से लेकर के 1921 तक देश की जनसंख्या कभी बढ़ रही थी तो कभी क्या हो रही थी? घट रही थी। लेकिन 1921 महाविभाजन का एक ऐसा वर्ष जिसके बाद से लेकर के आज तक, आज 2024 चल रहा है, आज तक देश की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है? बढ़ी है, उसके बाद घटी नहीं है। इसलिए 1921 को देश का महाविभाजन का वर्ष बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद से देश की जनसंख्या कभी घटी नहीं है। 18 हालांकि इससे पहले 1881 लेकर 1921 तक इन सबके दौरान कभी जनसंख्या बढ़ रही थी तो कभी क्या हो रही थी? घट रही थी। लेकिन 1921 के बाद से देश की जनसंख्या कभी रुकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो ये थी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जननांगीय रूपरेखा। उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा थे। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा थे। शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार था। जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष से मात्र। साक्षरता दर देश के अंदर केवल 16% लोग पढ़े लिखे थे। अकाल और महामारी की भी स्थिति थी। जननांगीय संक्रमण यानी 1921 को देश का जननांगीय संक्रमण का वर्ष बोला जाता है, जनसंख्या महाविभाजन का एक वर्ष बोला जाता है। उसके बाद आता है, क्या ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक प्रभाव भी था? क्या ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक प्रभावित है? तो इसका रिप्लाई हाँ, कुछ सकारात्मक प्रभाव यानी कुछ हमें दे करके भी गई अंग्रेज। क्या? कृषि का व्यापारीकरण। पहले जो भारतीय किसान थे वो केवल और केवल जीवन निर्वाह खेती करते थे, लाइफ सस्टेन फार्मिंग करते थे, यानी इतना उत्पादन करते थे जिससे उनका जीवन बसर हो सके, जीवन जीने के लिए क्या करते थे? उत्पादन करते थे। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने कृषि का, किसानों के सोच को क्या किया? बदला कि कृषि मात्र जीविका पार्जन का साधन नहीं है, बल्कि इसे व्यवसाय भी किया जा सकता है। इससे व्यवसाय भी किया जा सकता है। मुद्रा, इसके अलावा मुद्रा देकर के, इससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, अर्थात वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन चलता था। अंग्रेज आए, क्या देकर के? मुद्रा देकर के गए। आज करेंसी से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। राजनीति सिखा करके गए। भारतीय राजनीति में इतने ऐसे राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं कि इतनी तगड़ी राजनीति सिखा कर गए कि देश का विकास ही सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इतनी तगड़ी राजनीति सिखा कर गए। राजनीति भी अंग्रेजों की देन है। यातायात के साधन, ढेर सारी सड़कें बनवाई, यातायात के साधन इनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए। हालांकि आज वर्तमान टाइम पर और भी तीव्र गति से यातायात के साधनों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। रेलवे देकर के गए। रेलवे अंग्रेजों ने अपने प्रॉफिट के लिए शुरू करवाया था, ताकि अपने बाजार के आकार को क्या कर सके? बढ़ा सके। लेकिन आज वर्तमान टाइम पर रेलवे हमारे लिए क्या है? काफी ज्यादा सस्ता और अच्छा साधन है।
ठीक है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों के सकारात्मक प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों के सकारात्मक प्रभाव, कृषि का व्यापारीकरण, मुद्रा देकर गए, राजनीति सिखा कर गए, यातायात के साधन उपलब्ध करवा के गए, रेलवे देकर के गए।